प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप लोगों को मैं जिनकी कुंडली लेकर आया हूँ, इनके प्रश्न और इनके जीवन के अनुभव आपको पढ़ के सुनाता हूँ। लिखते हैं, प्रणाम गुरुजी। सबसे पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं एक निजी विश्वविद्यालय में फ्रेंच भाषा पढ़ाता हूँ। मैंने 2018 में फ्रेंच में पीएचडी पूरी की और मुझे लगभग 7 वर्षों का शिक्षण अनुभव भी है। मेरी हमेशा से नौकरी करने की इच्छा थी, लेकिन आपसे बात करने के बाद मैंने यह इच्छा छोड़ दी क्योंकि आपने बताया कि इसकी संभावना बहुत कम है। मैं अक्सर उदास रहता हूँ। मुझे हमेशा अपनी नौकरी खोने का डर सताता रहता है। बहुत संघर्ष कर रहा हूँ और मेरे भीतर गहरा दुख है। फिलहाल मेरी पत्नी और मैं विदेश जाकर बसने की बहुत इच्छा रखते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह कैसे संभव होगा और मैं इसे हासिल कर पाऊंगा कि नहीं। आगे लिखते हैं, मैं जानता हूं कि मैं कोई असाधारण छात्र नहीं हूं और मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान भी नहीं है। जीवन ने मुझे बहुत दुख और संघर्ष दिए हैं। मुझे अपने स्वास्थ्य की भी चिंता रहती है क्योंकि मैं 2020 के कोविड में अक्सर बीमार हो गया था। उस दौरान बीमार पड़ गया था। मुझे फिर से बीमार होने का डर लगा रहता है। मेरे पास कोई पक्की नौकरी नहीं है। मेरे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं है, लेकिन मैं खुशहाल ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। भगवान, सबसे पहले तो ये जितने भी प्रश्न मैंने पढ़े हैं या जो भी आपने मुझे लिख के भेजा है, उसमें एक चीज़ मुझे जो समझ में आ रही है कि व्यक्ति चिंताओं से ग्रसित है। तो सबसे पहले इस कुंडली अध्ययन में मेरा सबसे ज़्यादा फोकस इस विषय पर रहेगा कि व्यक्ति, चाहे वो ये कुंडली हो चाहे कोई भी कुंडली हो, कई बार ऐसा होता है कि वो ज़्यादा चिंता करती है जितना उसे नहीं करना है। वैसे तो चिंता कभी भी करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप चिंता करेंगे तो भगवान ठाकुर जी परमात्मा आपकी चिंता करना छोड़ देंगे, और जैसे वो चिंता करना छोड़ेंगे आपकी चिंता कभी समाप्त नहीं होगी। ये बात हमेशा याद रखने वाली है। और जीवन का जो संघर्ष है वो आपके पूर्व का है। आप ही के कारण आपको ये संघर्ष मिलता है। मेरे ही कृत्यों के कारण मुझे संघर्ष देखना पड़ता है, तो ये आपका रहता ही है। सामान्यतया अगर संघर्ष है तो ये बात निश्चित रूप से कह सकते हैं कि सफलता भी पक्की है ना। संघर्ष नहीं तो सफलता चिरस्थायी नहीं है। अगर संघर्ष नहीं है और आपको यूं ही चीजें मिल रही, मतलब आपने आपके लिए किसी ने थाती रखी थी जो कभी भी खत्म हो सकती है ना। पर आप अगर संघर्षों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, मतलब सफलता आज नहीं तो कल मिलने ही वाली है। इसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो सबसे पहले मैं इस कुंडली में ये प्रश्न डालता हूँ या इस प्रश्न का उत्तर डालता हूँ। ये जो अब कार्यक्रम का हिस्सा होगा ये सबके लिए बहुत उपयोगी होगा। जो अगर आपकी कुंडली में ये सिद्धांत अगर लागू हो तो ये बात याद रखिए कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंताओं से ग्रसित रहने वाला होता है। आखिर वो कौन सा सिद्धांत है जो कुंडली पर लागू होता है? तो याद रखिए, जन्म कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी अगर लग्न में बैठ जाते हो या लग्नेश को देख लेते हो, तो अष्टम भाव के स्वामी मंगल लग्न में बैठ गए और लग्नेश बुध के ऊपर उनकी दृष्टि आ गई, तो ये जो स्थिति होती है, चाहे वो किसी भी लग्न की कुंडली की हो क्यों ना बात, पर वो व्यक्ति को बेवजह चिंताओं में रखने वाला या रहने वाला बना देती है। ये बहुत सामान्य सी बात है। दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि व्यक्ति का जो मानसिक सुख है या जो उसकी मानसिक शांति है वो इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी कुंडली का चौथा भाव कैसा बना है। अगर आपकी कुंडली के चौथे भाव में परस्पर 2 शत्रु ग्रह बैठे हों, जैसे कि यहाँ बैठे हैं, वैसे सामान्यतः सूर्य के पुत्र शनि है और चंद्रमा के पुत्र बुध हैं, लेकिन ये दोनों में से बुध जो है वो चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं, पिता का संबंध नहीं रखते। और वैसे ही शनिदेव भी सूर्य को पिता मानते तो हैं, पर उनके साथ नैसर्गिक रूप से शत्रुता में चले जाते हैं। तो व्यक्ति का जो संपूर्ण मानसिक सुख है, मानसिक शांति है, जहां वो अपने बारे में और अपनी ऊर्जा को समेकित रूप से लगाकर जीवन को आगे बढ़ाने में विश्वास रखता है और कभी भी उसका आत्मविश्वास कमज़ोर नहीं होता है या कमज़ोरी को प्राप्त नहीं करता है, ये स्थिति तब होती है जब जन्म कुंडली का चौथा भाव प्रभावित हो। अगर जन्म कुंडली का चौथा भाव बहुत ही मजबूत बना है, वहाँ अच्छे ग्रह बैठे हैं, तो व्यक्ति
कभी भी बेवजह की चिंताओं में अपने आप को नहीं डालता है, या ये कह सकते हैं कि उसके जीवन में चिंताएं बड़ी सामान्यतया नहीं के बराबर होती हैं। यहाँ पे लग्नेश चतुर्थ भाव में बैठे हैं, पर उनके शत्रु की राशि है। ये अलग बात है कि वो शत्रुगत नहीं है, क्योंकि तात्कालिक मैत्री में गुरु के सन्निकट होने के कारण बुध का जो प्रभाव होगा वो निगेटिव का कम, पॉजिटिव का ज़्यादा होगा। पर याद रखिए, मैंने जो पीछे सिद्धांत बताया था कि लग्नेश अगर जन्म कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी से देखे जाते हों, या अष्टमेश अगर लग्न में बैठ जाते हों, और जन्म कुंडली के चौथे भाव में दो पापक ग्रह तो नहीं, पर एक दूसरे के शत्रु ग्रह अगर विराजमान हो जाते हैं, तो व्यक्ति की चिंता बनी की बनी रहती है। अब सवाल उठता है कि इसके पीछे और जब हम गंभीरता से चिंतन करते हैं तो एक और भी कारण होगा जो आपकी चिंताओं का प्रधान और रहस्यमयी स्थिति को पैदा करने वाला हो जाता है, और वो क्या है? चंद्रमा धनु राशि में बैठे हैं, मूल नक्षत्र, जिसके स्वामी राक्षस ही इसके देवता हैं। ओम नैऋतये नमः इस मंत्र का जप करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। कुआं, बावड़ी, तालाब आदि का दर्शन करना चाहिए और उन्हें साफ सफाई, चबूतरा बनाना, नल, कुआं। विदेश जाने का कोई अच्छा भाव नहीं है, ये बात याद रखिए। आपको अगर ऐसा लगता है कि आप बाहर चले जाएंगे तो ये तमाम परेशानी आपकी समाप्त हो जाएगी, तो ये आपकी भूल हो सकती है, क्योंकि जन्म कुंडली के 12वें भाव के स्वामी केतु के और राहु के संपर्क में हैं, और इस वजह से बाहर भी चिंता रहेगी। और मैं तो जहाँ तक बात करता हूँ कि ये बाहर जाने का मन क्यों बार बार करता है, क्योंकि चौथा भाव जो घर का होता है वहाँ पे दो शत्रु ग्रह बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति के दिमाग में बाहर के प्रति जो लगाव है वो ज़्यादा रहती है। प्रश्न ये नहीं है कि आपने कुंडली में क्या सीखा, सवाल ये उठता है कि आपने जो दिमाग में प्रश्न आपके बने हैं वो क्यों बने हैं। सवाल तो ये उठता है कि भाई मैं इस चिंता से ग्रसित हूं, पर वो है ही क्यों? तो ये चौथे भाव के कमजोर होने के कारण। और इस कुंडली में चौथे भाव में कौन बैठे हैं? तो एकादशवें भाव के स्वामी। अब ये बात नैसर्गिक रूप से सभी कुंडली पे लागू होगा। क्या लागू होगा कि एकादशवें भाव के स्वामी अगर जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठ जाते हैं तो व्यक्ति के लक्ष्य का, बहुत ऊंचे लक्ष्यों का निर्धारण करने वाला होता है, और व्यक्ति निरंतर उस लक्ष्य की प्राप्ति में, अब सामान्य बात है कि जिसके जीवन में लक्ष्य नहीं है तो उसके जीवन की प्रगति भी बाधित है या कमजोर है, या फिर ये कह सकते उसके जीवन में कोई प्रगति ही नहीं है, क्योंकि व्यक्ति का जो लक्ष्य निर्धारण होता है उसको आगे बढ़ने की गति वहीं से मिलती है। तो एकादशवां भाव कौन है? इच्छा की पूर्ति का, जहां से आप मोटिवेट होते हैं, जहां से आप कुछ प्राप्त करने की जुगत लगाते हैं, कोशिश करते हैं, बहुत सारी चीजें प्राप्त करते हैं या लक्ष्य बनाते हैं। महत्वाकांक्षा की पूर्ति का भाव है एकादशवां। उस भाव का स्वामी ही मानसिक सुख वाले भाव में बैठेगा, तो व्यक्ति को मानसिक सुख कब मिलेगा? जब वो अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति कर जाएगा। और उसमें सहयोगी कौन हो रहे हैं? तो याद करिए, लग्न और लाभ या लाभ और लग्न का संबंध अगर जन्म कुंडली के चौथे भाव में बन जाए तो ये कई बार व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बना देता है। तो लाभ के अधिपति चतुर्थ में बैठे हैं लग्नेश के संग, तो ये अपने आप में एक राजयोग होगा कि लग्नेश चतुर्थ भाव में बैठे हैं। पर इससे अच्छी बात यह है कि कम से कम व्यक्ति मन का गंदा नहीं है, ये एक अच्छी बात है। यहाँ पे चंद्रमा और बुध के एक साथ बैठने का एक अच्छा प्रतिफल मिलेगा। गुरु और सूर्य का जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बैठने का अच्छा लाभ होगा कि व्यक्ति चरित्रवान है, भाग्यशाली है, और धीरे 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 ही सही पर वो धर्म की तरफ उन्मुख होता है, ये भी बात है। तो ये जो मैंने अभी तक जितने सिद्धांत बताए हैं ये किसी एक कुंडली के लिए नहीं है, अपितु सभी लग्न की कुंडली पे लागू होगा। अगर गुरु और सूर्य एक साथ बैठ रहे हैं तो व्यक्ति के चरित्र का दोहन नहीं होता है, वो पौराणिक होता है, आध्यात्मिक होता है, सांसारिक थोड़ा कम होता है, और वो मन को बेचैन रखने में कई बार उसको बड़ा आसानी से उसका मन बेचैन हो जाता है। दूसरे के बारे में कभी कोई गलत भाव पैदा नहीं होता, वो सदैव दूसरों के बारे में भी अच्छे विचारों से ओतप्रोत और भरा रहता है। तो ये कुंडली का वो हिस्सा है इस कार्यक्रम का जो सबके लिए सामान्यतया उपयोगी था। अब मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं और यहां से आपका अध्ययन पंचांग से करा देता हूं। अब बात करते हैं जन्म कुंडली में पंचांग की। तो पंचांग में सबसे पहले बात आती है मार्गशीर्ष माह। मार्गशीर्ष माह में जो लोग जन्मे होते हैं उनमें ना कभी कभी उनका निर्णय बड़ा ही बेवकूफ़ी से युक्त होता है। अब सामान्यतः मैं बिल्कुल ही एकदम स्पष्ट शब्दों में ये बात कहना चाहता हूँ। यहाँ पे कई बार व्यक्ति एक ही गलती बार बार करता है और वो बार बार किसी दूसरे पर विश्वास करके अपना नफा नुकसान समझ नहीं पाता या नुकसान उठाता रहता है।
उसके बाद दक्षिणायन, चूंकि मार्गशीर्ष माह में सूर्य दक्षिणायन में होते हैं, वैसे भी सूर्य जो है वो वृश्चिक राशि में है, जल तत्व की राशि में है, बरसात का मौसम होता है, तो दक्षिणायन। और इस आधार पर हेमंत ऋतु, क्षमा करें हेमंत ऋतु, तो सोमवार दक्षिणायन में जन्मे होने से शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव बढ़ता है। इस वजह से जीवन में चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। वार के अधिपति चंद्रमा हैं जो दिग्बली हैं और इस कुंडली के लाभेश हैं और मंगल से दृष्ट हैं। उसके बाद उनके ठीक पीछे गुरु और सूर्य और उनके ऊपर शनि का प्रभाव, मतलब चंद्रमा जो वार के अधिपति हैं वो दिग्बल से युक्त तो हैं, पर मंगल और शनि से प्रभावित होने के कारण उद्वेगीपन का भाव भी प्रदर्शित कर रहे हैं। एक पक्ष और होगा, शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, चंद्रमा और सूर्य, चंद्रमा से ठीक पीछे सूर्य बैठे हैं। अब यहाँ पे एक दुर्योग घटित हो जाता है, वो ये है कि अगर चंद्रमा के ठीक पीछे सूर्य बैठे हों या चंद्रमा के ठीक आगे सूर्य बैठे हों अगले ही घर में, तो कुंडली में बनने वाले बहुत सारे राजयोग स्वतः समाप्त भी हो जाते हैं। और इसी आधार के कारण यही चीज़ बनती है जिसके कारण व्यक्ति को कई बार प्राइवेट सेक्टर की नौकरी करनी पड़ती है, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाना पड़ता है, या कई बार उसे अपना स्वतंत्र कारोबार भी करना पड़ता है। पर इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। मूल नक्षत्र में जन्मे हैं, मंदार के पौधे की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए, शिव जी को मंदार के पुष्प की माला अर्पित करनी चाहिए, भांग अर्पित करना चाहिए। शूल योग भी ठीक नहीं होता। इस वजह से व्यक्ति को ना ऐसा जीवन में ऐसी कई बार ऐसी बात या घटना हो जाती है जिसका दंश उसे जीवन भर झेलना पड़ता है। क्षत्रिय वर्ण और राक्षस गण, यहाँ पे रजस तत्व का प्रभाव ज़्यादा है और तामसिक नेचर भी देखने को मिल रहा है। राजसिक और तामसिक प्रभावों से युक्त होने के कारण व्यक्ति का मन बुद्धि चित्त जलता रहता है, बेचैन रहता है, उग्रता को प्राप्त करता रहता है। पर वस्तुतः अपने रूट से जुड़ना सबको अच्छा लगता है और व्यक्ति अपने वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि चंद्रमा चतुर्थ स्थान में बलवान होकर बैठे हैं। अलग बात होती कि अगर वही चंद्रमा लग्न में बैठ जाते, हालांकि लग्न में ना बैठ करके अगर चतुर्थ में भी बैठे हैं पर बुध के साथ नहीं बैठते तो अच्छा होता। बुध यहीं बैठ जाते तो क्या दिक्कत है। यहाँ नवम दशम एकादश में 12 में या लग्न में बैठ जाते तो कोई दिक्कत नहीं होती, पर चतुर्थ भाव में बैठे, इस वजह से व्यक्ति का मन खिन्नता को प्राप्त करता रहता है। मन को शांत रखना है, क्रोध नहीं करना है, उन्मादी नहीं होना है, भीड़ से बचना है, प्रभाव किसी दूसरे का जल्दी आपके ऊपर ना पड़ जाए, इससे अपने आप को बचा के रखना है। जल्दी आप किसी पे विश्वास ना कर लें और विश्वास करके अपना नुकसान उठाएं, इन सभी चीज़ों से भी सावधान होना होगा। ये सब आपकी कुंडली के दुर्बल पक्ष हैं। क्लियर है। और मातृभूमि से प्रेम, गायों के प्रति प्रेम, वृक्षों के प्रति प्रेम, समाज के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी बनती है, जल संरक्षण, वृक्ष का रोपण, पीपल का पौधा लगाना, ये सब बहुत अच्छा होगा आपके लिए। घर की साफ सफाई, कुल देवता की पूजा, वास्तु देवता की पूजा, आपके जीवन में जो कभी भी आपके घर के लिए, परिवार के लिए जो कभी प्रेम की कमी पड़ती है, उसको वो वापस बना कर रखने में मदद करेंगे। ऐसा करना होगा। विदेश जाना कोई अच्छी बात नहीं है, आपकी मातृभूमि भारत है। बहुत बड़ा भाग्य मिला कि आप भारत में जन्म लिए, जहाँ पे साक्षात नारायण का कई अवतार यहाँ पर वहाँ उनका प्रादुर्भाव हुआ है। तो ऐसी धरती को छोड़ करके भोग भूमि में क्यों जाएंगे, है ना। ये तपस्थली है। इस वजह से ऐसी कोई भी बात अपने दिमाग में, मैं ये समझाने के लिए कह रहा हूँ, पर कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरी बात से आप इत्तेफाक रखते हो, पर सामान्यतया ये बात भी उसके साथ जोड़कर देखना चाहिए। अब आइए इनकी कुंडली से आपका परिचय कराता हूँ। सबसे पहले ग्रहों की डिग्री से आपका परिचय कराता हूँ। ग्रह के अंश में सबसे पहले तो सूर्य की बात करते हैं, और सूर्य इस कुंडली में बैठे हैं 19 अंश के साथ, जो बनते हैं 12वें भाव के स्वामी। तृतीय भाव में बैठ करके छोटे भाई बहनों से थोड़े थोड़े मतभेद, लेकिन पराक्रमी बना देते हैं, चरित्रवान भी बना देते हैं। सूर्य 19 अंश पे बैठे हैं, उनकी डिग्री जन्म कुंडली पे 9वें भाव पे दृष्टि का बल व्यक्ति को धार्मिक और दर्शन को समझने वाला पराक्रमी बनाएगी, और सत्य बोलने का माहिर। सत्य बोल करके ही व्यक्ति शत्रुता कई बार बना लेता है लोगों से, पर इस पे थोड़ा सा संतुलन बनाना होगा। पर सूर्य का प्रभाव जातक को निश्चित रूप से दार्शनिक और चिंतन करने वाला तो बना ही देते हैं। चंद्रमा जन्म कुंडली में लाभ के स्वामी होकर 5 अंश पे बैठे हैं, उनकी डिग्री उनकी दृष्टि को बाधित कर रही है। इस वजह से वो जहां बैठे हैं सिर्फ वहीं का फल अपनी दशा काल में करेंगे। नक्षत्रों पे चर्चा करूंगा अगले सेशन में। मंगल देव जन्म कुंडली में 16 अंश पे हैं, इस वजह से उनकी डिग्री चतुर्थ स्थान पे मन को, बुद्धि को, तर्क को,
चिंताओं से ग्रसित रखती है। क्रिएटिविटी व्यक्ति को मिलेगी, क्योंकि बुध के ऊपर जब कभी भी मंगल का प्रभाव रहता है तो व्यक्ति क्रिएटिव होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी चतुर्थ को देख रहे हैं, तृतीय दृष्टि से मंगल का प्रभाव है, तो व्यक्ति के बुद्धि का सुख निश्चित रूप से मन बुद्धि चित्त का प्रभाव गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और ये जो गड़बड़ी है वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि चंद्रमा के ऊपर शनि और मंगल का प्रभाव है, और चंद्रमा के पास किसी भी शुभ ग्रह का कोई बल नहीं है। गुरु के साथ भी वो द्विद्वादश में जा रहे हैं, ये भी कुंडली के नकारात्मक पक्षों की वृद्धि करने वाली बात हो जाती है। तो मंगल की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पे आएगी। हालांकि इस भाव पे गुरु का भी प्रभाव होगा, तो पत्नी का सर्वस्व सुख यहाँ पे मिल जाता है। स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है, पर निश्चित रूप से ये बात कही जा सकती है कि पत्नी आपसे ज़्यादा समझदार हैं, उनकी बात स्वीकार करनी होगी। और मंगल की 8वीं दृष्टि अपने भाव पे, इस वजह से अकाल मृत्यु से मंगल आपकी सुरक्षा करेंगे। हालांकि कन्या लग्न की कुंडली के लिए मंगलदेव कभी भी अच्छे नहीं होते, पर सामान्यतः अपने भाव को देखने वाला ग्रह बुरा भी नहीं होता। इस वजह से मंगलदेव यहाँ पे आपकी सुरक्षा करेंगे और निश्चित रूप से आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, तत्व को समझाएंगे, दर्शन को समझाएंगे और व्यवस्थाओं में जीने का विश्वास पैदा करेंगे। बुधदेव की बात करूंगा, 8 अंश पे बैठे हैं, 10वें स्थान पे उनकी दृष्टि जाएगी और दशमेश पर मंगल की दृष्टि व्यक्ति के करियर को उज्जवल रोशनी देने वाला बना देते हैं। कभी भी व्यक्ति अपने करियर को लेकर के उदास नहीं होता। उदासीनता का कारण मैंने बताया चंद्रमा और बुध, लेकिन जो दम होता है आगे बढ़ने का, जो वापस व्यक्ति को पुनर्प्राप्ति होती है बल की, वो इसी बुध के कारण है। और सामान्यतया चंद्रमा और बुध जब एक साथ बैठे हैं तो ये बात इस बात की भी पुष्टि करता है, इन ग्रहों का साथ होना, कि व्यक्ति कल को चाहे तो अपना स्वतंत्र कारोबार निश्चित रूप से कर सकता है। इसमें जरा भी संदेह नहीं है। बुध का प्रभाव दृष्टि से युक्त होगा और बुध वहां बैठे भी हैं और अपनी दशा काल में वो करियर को प्रभावित करेंगे पॉजिटिवली। बेरोजगार नहीं होने देना चाहेंगे बुध, और व्यक्ति का मन सुख की तरफ भागेगा, क्योंकि लग्नेश चतुर्थ भाव में बैठे तो वस्तुतः जीवन का वास्तविक लक्ष्य है मानसिक शांति, जो कि नहीं है। और वो कब होगा? कुल परंपरा में विश्वास, मातृभूमि के प्रति प्रेम, सद्भाव, वृक्षों की पूजा, वृक्षों का लगाना, जल का संरक्षण करना और वास्तु देवता की पूजा, वहां से प्रेम आपको धीरे धीरे प्रकट होने लगेगा। उसके बाद आपकी कुंडली में देव गुरु बृहस्पति की बात करते हैं तो 26 अंश पे बैठे हैं। उनकी भी डिग्री उनके दृष्टि को जरूर रुग्ण बनाएगी, लेकिन फिर भी सप्तम भाव पे काफी हद तक उनका प्रभाव रहेगा। वक्री नहीं है। कन्या लग्न की कुंडली के लिए वो सप्तमेश होकर बाधकेश हो जाते हैं, पर बाधक बनेंगे नहीं, क्योंकि यहां वो बैठे नहीं है। इस वजह से यहां पे ऐसी कोई बात गुरु के साथ लागू नहीं होगी। पर हाँ, सूर्य के साथ बैठने के कारण सप्तमेश और 12वें भाव के स्वामी एक साथ तीसरे भाव में बैठे हैं, तो आपकी कुंडली से ज्यादा हो सकता है कि आपकी पत्नी के कुंडली में विदेश जाने और विदेश बसने का योग हो। पर निश्चित रूप से सूर्य और गुरु, राहु और केतु आपको बाहर ले जाने वाले ग्रह बन रहे हैं, जबकि बुध और चंद्रमा और मंगल अष्टमेश भी लग्न में है तो कभी कभी बाहर लेके जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। इतनी बात है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का बल थोड़ा कम रहेगा, इस वजह से उनकी सप्तम स्थान पे, भाग्य भाव पे और लाभ भाव पे जो दृष्टि जाएगी उसमें उतनी एनर्जी नहीं रहेगी। पर सामान्यतया यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति ज्यादातर फल तृतीय भाव का ही करेंगे। क्लियर है? 2 भावों के स्वामी हैं, सम संख्या की राशि में बैठे हैं, इस वजह से मूल त्रिकोण राशि का फल ज्यादा करेंगे। बुध यहाँ पे विषम संख्या की राशि में बैठे हैं, इस वजह से गौण राशि का फल ज्यादा करेंगे। शनिदेव यहाँ पे विषम संख्या की राशि में बैठे हैं, इस वजह से पंचम भाव का फल ज्यादा करेंगे। क्लियर है? देवगुरु के बाद शुक्र की बात करते हैं। 5 अंश पे बैठे हैं, इनकी भी डिग्री कम है, इस वजह से कई बार व्यक्ति को एक्सपीरियंस की कमी होती है, या बार बार व्यक्ति सुंदर होता है, व्यक्तित्व अच्छा है, आचरण अच्छा है, वाणी अच्छी है, एजुकेशन अच्छा है, जीवन का आरंभिक काल भी अच्छा है। पर हाँ, शुक्र जब शनि के संपर्क में आते हैं तो कई बार व्यक्ति के मन को अतृप्ति की तरफ लेके जाते हैं। कामुकता, भोग और विलास और सांसारिक सुख, लाइमलाइट और बहुत सारी चीजें जो चकाचौंध से भरी हैं, या बाहर की शांति, विदेशी शांति, ऐसा ज्यादा व्यक्ति को प्रभावित करता है। मतलब वो खूबसूरती में ही शांति ढूंढना चाहता है। साधु संत सन्यासी, मैं एक बार चित्रकूट गया था, 2015-16 की बात है। वहां मैंने एक से बढ़कर एक संत का दर्शन किया। जूट के बोड़े पर सो रहे थे और जहां बैठे वहीं पे बजरंगबली की मूर्ति लगा रखी है, उसी की दिन रात खूब बढ़िया पूजा कर रहे हैं, उसमें ही उनको शांति है। हमारा मन वस्तुतः क्यों बेचैन है? क्योंकि हमारी दिनचर्या और हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा जो तर्क है वो बालकपन में गुजर रहा है।
हम प्रौढ़ नहीं हुए हैं। हमारे दिमाग में किसी की भी बात जल्दी हमें प्रभावित कर जाती है। मतलब हमारे अंदर अभी भी विचारों के जो विचार जो बन रहे हैं वो ज्वार भाटा में तब्दीली हो रही है। उनकी शांति आवश्यक होगी। 100 बार विचार करें तब जाकर के एक बात बोलें, मनन करें, शांत रहें जितना ज़्यादा हो सके, बालकपन में ना आए, बार बार एक ही गलती ना करें। और शुक्र जन्म कुंडली में वस्तुतः जब शनि के साथ आते हैं तो कई बार उनको गले से संबंधित बीमारी, विचार उद्बोधन की जो शक्ति होती है, विचारों के उत्पन्न होने का जो भाव है वो जन्म कुंडली का दूसरा भाव है। जब वहाँ पे एक पापक ग्रह बैठेगा, और विचार करिए तो कन्या लग्न की कुंडली के लिए शुक्र जो होते हैं वो द्वितीय भाव के साथ साथ नवम भाव के स्वामी हैं। भाग्य भाव के स्वामी का द्वितीय भाव में जाना, स्वग्रही होना, एक तरफ जहाँ भाग्य को मजबूती देगा, एजुकेशन को अच्छाई में लेके जाएगा, संबंधों को निजता प्रदान करेगा, मजबूती देगा, वहीं भाग्य की चिंता भी दे जाता है। इस वजह से भी व्यक्ति कई बार अपने भाग्य को कोसता हुआ भी नजर आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कन्या लग्न की कुंडली के लिए घसीटी कराने वाले ग्रह होते हैं। कहीं ना कहीं संघर्ष के साथ व्यक्ति की सफलता मिलेगी। इसका दूसरा कारण यह होगा कि जन्म कुंडली का जो दूसरा भाव होता है वो पराक्रम के बाद परिणाम का होता है। जब वहां पे 6वें भाव के स्वामी बैठेंगे तो व्यक्ति की जो सफलता है वो संघर्षों के साथ है। जो धन मिलेगा वो ऋण के साथ मिलेगा। धन जो आएगा वो नौकरी से आ सकता है आरंभ में, पर व्यापार के बारे में भी हम चिंतन कर सकते हैं। तो शुक्र का प्रभाव शनि मंगल के कारण, और विचार करिए ठीक पीछे मंगल बैठे हैं और ठीक आगे केतु बैठे हैं जो वक्र गति से चलते हैं। तो जन्म कुंडली में पंचम और 6वें भाव के स्वामी कहीं ना कहीं पाप कर्त्री में आ गए, क्योंकि एक पीछे पापक ग्रह जो वक्री नहीं है पर अगले ही भाव में केतु बैठे हैं। सामान्यतया वहां पे केतु सैद्धांतिक लक्षणों से युक्त होते हुए, पापकर्त्री दोष से प्रभावित होते हुए, कम प्रभाव देते हुए ही सही, पर जातक के मन बुद्धि चित्त व्यवस्थाओं में अविश्वास जरूर पैदा करेंगे। ये कुंडली का वास्तविक विश्लेषण है कि हमारे मन में जो निगेटिव भाव पैदा होते हैं वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि द्वितीय भाव में शनि बैठे हैं, जो व्यक्ति को मोटा रकम कमाने के लिए प्रेरित करते हैं और उसको भोगी प्रवृत्ति का भी बना देते हैं। भोगने का अर्थ सिर्फ महिलाओं और पुरुष स्त्रियों का भोग नहीं है। किसी भी प्रकार की वैसी स्थिति या वैसा संसाधन जिससे आपको ऐसा लगे कि हाँ मैं तृप्त हो रहा हूं पर वस्तुतः नहीं हो रहे, वही भोग है ना। तो ये शुक्र की बात है। शनिदेव की डिग्री आपके चतुर्थ भाव को प्रभावित करेगी और आधुनिक शिक्षा की तरफ लेके जाएगी। व्याकरण, ज्योतिष, धर्मशास्त्र, आधुनिक शिक्षा जो भी है। उसके बाद उनकी 7वीं दृष्टि जन्म कुंडली के अष्टम स्थान पे जाएगी जो लंबी आयु देगी, और अपनी दशा काल में शनिदेव कई बार रुके हुए काम की पूर्ति भी करवाएंगे। जबकि दशम स्थान 10वीं दृष्टि जन्म कुंडली के शत्रु भाव पे जा रही है। इस वजह से ये बात परेशानी वाली हो गई, क्योंकि एकादशेश जब चतुर्थ भाव में बैठे थे तो व्यक्ति के मन को विदीर्ण कर रहे थे। निरंतर अपने लक्ष्य को लेकर के व्यक्ति चिंताओं में था। ऊपर से शनि की उस भाव पे दृष्टि पड़ गई, एकादशवें भाव के ऊपर शनि और मंगल का प्रभाव हो गया। इस वजह से व्यक्ति अब निश्चित रूप से एक जगह से नहीं कई जगह से धन कमाना चाहता है, और एक जगह से शांति न प्राप्त करके कई जगह से अपने शांति को ढूंढना चाहता है। एकादशवें भाव के स्वामी अगर शनि मंगल राहु केतु के संपर्क में आएंगे तो निश्चित रूप से व्यक्ति के मन को आंदोलित करेंगे। तो ये आपकी कुंडली में ग्रहों की डिग्री का दृष्टिफल था। अब मैं नक्षत्र की बात करता हूं। अब बात ग्रहों के नक्षत्र से करते हैं। तो सबसे पहले सूर्य जो बैठे हैं वो ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं। इस वजह से कभी कभी व्यक्ति के आत्मविश्वास और उसके पराक्रम से उसका जो संबंध है वो कई बार बिखरता हुआ मालूम पड़ेगा, है ना। लेकिन पराक्रम निश्चित रूप से जातक को मिलता रहेगा। चंद्रमा जन्म कुंडली में बैठे हैं मूल नक्षत्र के। यहाँ व्यक्ति को सर्वाइव करने में आरंभ में दिक्कत होती है, लेकिन अगर वो एडजस्ट कर गया, सर्वाइव कर गया, तो फिर उसकी सफलता चहुओर रोशनी देने वाली होती है और दूसरों के लिए वो व्यक्ति प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। मंगलदेव जन्म कुंडली में हस्त नक्षत्र में बैठे हैं। आक्रामक रवैया, बेचैनी, चिंताएं, एनर्जी अच्छी और जल्दबाजी में निर्णय लेना, ये सब मंगल का। हालांकि जो स्थिरता प्राप्त हो रही है वो मंगल के हस्त नक्षत्र के कारण। बुधदेव जन्म कुंडली में बैठे हैं मूल नक्षत्र में। यहां व्यक्ति को अनुभव देते रहेंगे। देव गुरु बृहस्पति ज्येष्ठा नक्षत्र में है। शंकाओं के साथ आत्मविश्वास की कमी और सकारात्मक विचारों की कमी यहाँ पे देव गुरु देते नजर आ रहे हैं। शुक्रदेव चित्रा नक्षत्र में रोग और शोक देते हैं।
और कई बार व्यक्ति को स्किन से संबंधित समस्या भी देते हैं, नेत्र ज्योति, गले में खराश, इन्फेक्शन वगैरह भी देते हैं। शनिदेव जन्म कुंडली में स्वाति नक्षत्र में बेवजह का अकारण व्यय और बन करके काम का रुकना और पराक्रम के बाद परिणाम को लेकर बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाना या बहुत इंतजार करना या करवाना, ये सब शनिदेव देंगे। राहुदेव रोहिणी नक्षत्र में बैठे हैं, कोई खराबी नहीं है। केंद्र त्रिकोण गोराहुर स्थितः शतोशतः शुभाचांतर दशातस्य राज्य कीर्ति प्रदान राम। राहु बहुत अच्छे बैठे हैं और मैं समझता हूं कि इस भाव के स्वामी स्वग्रही हैं, तो राहु की चिंता इस कुंडली में नहीं करनी चाहिए। और मैं ये बात कहूंगा कि आने वाले हैं राहु आपकी कुंडली में 2031 से, तो इस कुंडली में जो सारी इच्छाओं की पूर्ति है वो लगभग राहु ही कराएंगे, क्योंकि मंगल कर्क लग्न, कन्या लग्न की कुंडली के लिए बिल्कुल भी अच्छे होते नहीं हैं। वो खाली बेवजह मन को डराते धमकाते रहते हैं। नवमांश चक्र में लग्न कुंडली के लाभ भाव के स्वामी लग्नेश बन गए, उच्च के बैठे हैं सप्तम दशमेश के साथ। ये इतनी अच्छी बात है कि दाम्पत्य में आने के बाद व्यक्ति की प्रगति कई गुना बढ़ती है, पर समस्या यह है कि केंद्र बिल्कुल खाली है। राहु और केतु को इसमें नहीं जोड़ेंगे। केंद्र अगर खाली नहीं होता तो कुंडली बहुत अच्छी बन जाती। यहाँ भी चंद्रमा ठीक थे, यहाँ भी चंद्रमा ठीक है, मतलब व्यक्ति का मन, बुद्धि, चित्त और स्वास्थ्य ये सब बहुत अच्छे बने हैं। चंद्रमा के साथ मंगल का संबंध, मतलब लग्नेश और दशमेश का एक साथ संबंध में जाना, लग्न और दशम का एक साथ संबंध में जाना, या लग्न और लाभ का एक साथ संबंध में जाना, यहाँ पे लग्न और दशम का संबंध एक साथ आना, यह नवमांश चक्र को मजबूती देते हैं। बुध यहाँ बैठे थे, इससे ज़्यादा अच्छी बात है कि यहाँ 9 नंबर में बैठे हैं, यहाँ 3 नंबर में आ गए, तो व्यापारिक नेचर दे देते हैं। और विदेश में पत्नी के साथ रहने का योग पत्नी की कुंडली में ज़्यादा, नवमांश चक्र पत्नी का चक्र होता है, यहाँ पे ये योग ज़्यादा उपस्थित हो रहा है। यहाँ शुक्र पंचम भाव में बैठे हैं चतुर्थेश होकर के। विचार करिए, पंचम भाव के स्वामी होकर के चतुर्थ को देख रहे थे शनि, ये भी अच्छी बात है। यहाँ पे पंचम के स्वामी का संबंध चतुर्थ से बन गया, चतुर्थ का संबंध पंचम से बन गया। उसके बाद आइए सप्तम भाव के ठीक पीछे यानी कि 6वें भाव के स्वामी जन्म कुंडली के अष्टम में बैठ गए और परिवर्तन कर रहे हैं। गुरु और शनि आपस में चिंताओं के साथ भाग्य का सुख मिलेगा, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी जो गुरु हैं वो अष्टम में आ गए और अष्टम के स्वामी शनि भाग्य में आ गए, मतलब दोनों परिवर्तन कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमें आशान्वित बने रहना चाहिए। गुरु और शनि इस कुंडली में योग बना करके मजबूती से जातक का पक्ष अपने पक्ष में या जातक के पक्ष में काम करेंगे। जबकि दशम स्थान के अधिपति का लाभ में जाना और लग्नेश के साथ बैठना कारोबारी प्रवृत्ति, और व्यक्ति अपने एक अच्छे पार्टनर से ज़्यादा चिंता इस बात की करता है कि उसके बिजनेस में उसके दाम्पत्य कितना उसे सहयोग प्राप्त कर सकता है या करा सकता है, मतलब उसकी एनर्जी उसके कारोबार को आगे बढ़ाए, उसमें सहयोग मिले, ये इस कुंडली का लक्ष्य है। ये कुंडली यही चाहती है और निश्चित रूप से उसमें दाम्पत्य उसको सहयोगी मिल रहा है। दशमांशा चक्र में लग्न कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी यहाँ बन रहे हैं। व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती है, यहाँ से मालूम तो पड़ता है, पर दशमांशा चक्र के आधार पर उसमें थोड़ा सिस्टमेटिक चीज़ें थोड़ी कम, तो व्यक्ति बहुत शारीरिक मेहनत नहीं कर सकता, मानसिक मेहनत कर सकता है, बोल करके धन कमा सकता है। क्योंकि चंद्रमा और सूर्य बैठे हैं तो कई बार व्यक्ति को इस तरीके का योग आता है। विदेशी शिक्षा का योग जन्म कुंडली में गुरु और शनि दे जाते हैं, तो इसी क्षेत्र को जोड़ करके, इसी क्षेत्र को अपना बना करके कुंडली में सुखों की प्राप्ति हो जाएगी। और सामान्यतः एक बात जो बहुत अच्छे से समझ लें कि दशम भाव में लग्नेश का बैठना, लग्नेश का चतुर्थ में बैठना, लग्नेश का चतुर्थ में बैठना और लग्नेश का लाभ में बैठना लग्न की मजबूती को दर्शा रहे हैं, जिसका अर्थ होगा कि व्यक्ति अपने कारोबार से 100% संतुष्ट रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इतनी सारी बातें। भाग्य भाव में राहु, भाग्य भाव में शनि, भाग्य भाव में राहु, ये कहीं ना कहीं थोड़े बहुत चिंताओं का कारण तो बन जाते हैं। लेकिन विचार करिए तो जन्म कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी धन में बैठे थे, भाग्य भाव के स्वामी अष्टम में और भाग्य भाव के स्वामी धन में। भाग्य भाव के स्वामी जब कभी भी धन या अष्टम भाव में जाते हो तो भाग्य की चिंता देते हैं। इस वजह से यहाँ पे आपको सूर्य की पूजा करनी चाहिए और यहाँ पे आपको पत्नी के साथ अच्छा कम्युनिकेशन रखना चाहिए और यहाँ पे आपको देवी मैया की आराधना करनी चाहिए। ऐसा नित्य निरंतर करने से भाग्य का बल और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा। पर राहु की दशा नवमांश के बाद दशमांशा चक्र के लिए भी बहुत अच्छी है। सिंह के राहु कभी खराब नहीं होते, ये बात याद रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे गुरु या सूर्य का प्रभाव जन्म कुंडली में मैं कमजोर नहीं समझ रहा। यहाँ पे चंद्रमा और शुक्र का लग्न को लाभ पापकर्त्री से मुक्त करना, शुभकर्त्री में जाना और पंचम भाव के अधिपति का पंचम को देखना, राहु का लग्न और पंचम को देखना, ये बहुत अच्छी बात है, खराब नहीं है, त्रिकोण से बैठ करके देख रहे हैं। उसके बाद जन्म कुंडली में केंद्र में गुरु और शनि का होना, धन का संयोग व्यक्ति के जीवन में बना रहता है, वो धनवान रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर मंगल के बाद जो राहु की दशा होगी वो ज़्यादा लाभ देगी।
चंद्रमा के साथ बुध का होना कंफ्यूजन क्रिएट करता है। चंद्रमा से 6वें घर में राहु का होना नौकरी में बाधाएं देता है। चंद्रमा से 10 घर आगे मंगल का होना लक्ष्मी संपन्न योग बनाता है। तो जो मिल रहा है वो मंगल और चंद्रमा के कारण। एक तरफ वो आपके मन को अशांत कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपको समृद्धशाली भी बना रहे हैं। चंद्रमा से 11वें घर के शनि निश्चित रूप से देर से ही सही पर व्यक्ति का परिणाम उस तक पहुंचा देते हैं। चंद्रमा से 11वें घर के शुक्र सुख और समृद्धि के मामले में सहयोगी होते हैं। चंद्रमा से 12वें घर के सूर्य बनने वाले कुंडली में अच्छे अच्छे राजयोगों का हनन कर देते हैं। चंद्रमा से 12वें घर के गुरु चिंताएं, बेवजह के कई बार आक्रामक रवैया, तुरंत क्रोध आ जाना, तुरंत शांत हो जाना और किसी दूसरे के प्रभाव से अपने आप को जल्दी प्रभावित कर जाना। जेब में पैसे हैं भले नहीं, पर दूसरों के लिए व्यक्ति तुरंत ही तैयार हो जाता है। तो इस तरीके का जो नेचर होता है वो इसके कारण होता है। अच्छी बात क्या है? मंगल यहाँ ठीक बैठे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे अच्छी बात है कि गुरु केंद्र में बैठे हैं धनेश के साथ, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ एक अच्छी बात ये बन रही है कि लग्न और लाभ का संबंध केंद्र से हो रहा है, जो कई सारे राजयोगों पर भारी पड़ेगा। जबकि नौमांश चक्र में गुरु और शनि का परिवर्तन अगर नहीं होता तो ये सबसे खराब बात हो जाती। नौमांश चक्र में अगर केंद्र खाली होता, जैसा कि देख रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। तो जितना सहयोग मिलना चाहिए, अगर केंद्र में भर जाते ग्रह या केंद्र में बैठ जाते तो और भी ज़्यादा अच्छी बात होती। मतलब उसका शुभ परिणाम जातक के जीवन में देखने को मिलता विवाह के बाद भी। पर जो असमंजस है या जो चुनौतियों का सामना विवाह के बाद भी करना पड़ रहा है, वो इस वजह से करना पड़ रहा है क्योंकि केंद्र में सिर्फ राहु और केतु बैठे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि लग्नेश कम से कम उच्च के बैठे हैं, योग कारक ग्रह के साथ युति कर रहे हैं, तो व्यक्ति के समस्त इच्छाओं की पूर्ति तो चंद्रमा मंगल कर ही देंगे। शुभ अंक इस कुंडली में 4 और 7। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली दक्षिण और पूर्व दिशा में जा सकती है। नक्षत्र मूल का दान करने में बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद हस्त, उसके बाद रोहिणी, उसके बाद पुष्य, उसके बाद उत्तरा भाद्रपद, श्रवण, ये नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत अच्छे होंगे। दिन आपकी कुंडली के लिए शुक्रवार और शनिवार का बहुत अच्छा रहेगा। रंग आपके लिए गेरुआ और गेरुआ और सफ़ेद चांदी का रंग, क्रीम कलर बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य को अर्घ देना चाहिए। शिव जी की मंदिर की पूजा करनी चाहिए। शिव जी का दर्शन करिए, मंदिर धोइए, गौशाला का नित्य दर्शन करिए, है ना। और कोशिश करिए अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा जरूर ही धर्म के मामले में लगाया जाए। ये बात भी समझना होगा। क्लियर है? स्वास्थ्य के मामले में अगर मैं बात करूं तो शनि और राहु की दशा स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी चिंता दे सकती है। जबकि मंगल और सूर्य जब एक्टिव होंगे तो भुजाओं में दर्द, कमर दर्द और स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित समस्या दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त भवन भूमि में राहु और केतु की दशा में चिंताएं हो सकती हैं, चोट चपेट की घटना हो सकती है। जबकि भवन भूमि के मामले में मंगल, चंद्रमा, बुध, गुरु और शनि आपको सपोर्ट करेंगे, उस तरफ आपका लाभ बढ़ाएंगे। भाग्य का बल बढ़ेगा मंगल, सूर्य, गुरु, शुक्र और चंद्रमा की दशा में भाग्य का बल बढ़ेगा। होरा चक्र के आधार पर जितने भी ग्रह हैं शनि को छोड़कर, वो सब आपको धन मेहनत करके ही देंगे। इसी वजह से जीवन में कई बार उदासी देखने को मिलती है या व्यक्ति का संघर्ष देखने को मिलता है, क्योंकि जितने भी ग्रह बैठे हैं अंशात्मक स्थिति में वो सब सूर्य के होरा में जा रहे हैं, जिसके कारण व्यक्ति को कई बार चिंताओं से गुजर बसर करना पड़ता है। बस इतनी सी बात है। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।